आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, और एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर के हम करने वाले हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है बहुत ही नजदीक है और बहुत ही जल्द आने वाला है। लगभग 22 फरवरी से हमारे एग्जाम्स 2024 के प्रारंभ हो रहे हैं। तो उसमें हम करेंगे क्या, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को बूस्ट करें और किस प्रकार से अपनी चीजों को हम इम्प्रूव करें। तो सभी बच्चे इन साल पेपर कर रहे होंगे, इन साल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो हमने आपके लिए एक सीरीज टाइप की कुछ चीजें तैयार की हैं। उसमें हम करेंगे क्या, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको हम तैयार करेंगे। तो किस प्रकार से तैयार करेंगे, हम आपको जैसे कि सभी बच्चों की मांग यही थी कि चैप्टर वाइज चैप्टर को तैयार करवाया जाए, कि एक एक चैप्टर पहले सोल्यूशन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर उसके बाद हम उसमें केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे ऐसे चैप्टर करके हम पूरे पढ़ें। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर, जो कि पहले चैप्टर्स पढ़ेंगे और अपने हम बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2022, 23 और 20 में जो भी एमसीक्यूज आए हैं प्रत्येक चैप्टर के, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, तो आप उसमें बने रहिए और आप वीडियो को आप सही तरीके से पूरी लॉन्ग टर्म वीडियो आप देखें, जिससे क्या हो कि आपको प्रत्येक चीजें आराम से समझ आ सके। इसके लिए आप करेंगे क्या, क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन लेकर और आप उसमें बैठेंगे। तो कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और दूसरी बात में आप इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस को आप नोट करा करेंगे। हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो बात को और आगे ना बढ़ाते हुए सिंपल सिंपल चीजें पहले ये समझते हैं कि सोल्यूशन चैप्टर हमको पढ़ना है। जो आपका विलेन चैप्टर है सोल्यूशन, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें इसमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो पहले हमें बात करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सोल्यूशन चैप्टर में बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो पहला जो आपका इसमें चैप्टर है विलेन की सांद्रता। आपको यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन विलेन के बारे में आपको पता ही होगा, विलेन किसे कहते हैं, उसमें बात नहीं करने वाले हैं। तो जहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वहां की हम बात कर रहे हैं। तो पहला चीज होता है विलेन की सांद्रता। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है विलेन की सांद्रता। यहां से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन सभी पर सवाल आते हैं। तो उन सवालों को आप जरूर लगाएंगे एक एक करके। हम इसमें सवाल को करेंगे, जो भी हमारे अंसार पेपर में आए सभी सवाल आपको हम कराएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म। एक अगला टॉपिक आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है विलेन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब इसी में अणुसंख्यक गुणधर्म एवं अणुभार संबंध इसमें आता है। इसके सूत्र होते हैं अणुभार संबंध। अब हम ध्यान देंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता कौन कौन सा है। तो इसमें कई पॉइंट्स आते हैं, जैसे आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। इसमें आता है आपका क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, और फिर हमारा अगला आता है परासरण एवं परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। तो आप अंसाल पेपर उठाएंगे तो आपको अंसाल पेपर 2000, ये मैं रिसेंटली की बात कर रहा हूं, 2023 और 22 और फिर 21 के सभी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आपको हमने जो एनालिसिस किया है, जो अंसाल पेपर में दिया हुआ है, इन टॉपिकों से क्वेश्चन को टच किया जाता है। कई बार इसमें राउल्ट लॉ भी आ जाता है, राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, यहां से भी कई दफे क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से हमें सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। तो हम एक एक करके इन सभी चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे, इन सभी क्वेश्चंस टॉपिक को लिखेंगे और जो भी इर्द गिर्द इसके क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस आपको पहले हम क्या कराएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद अतिरिक्त उत्तरीय पर कराएंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसको भी कराएंगे, और फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो जो भी न्यूमेरिकल्स आपके 2020 और 21, 22 और 23 में क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपके मतलब जो अंसाल पेपर है आपका उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को करते हैं, बड़े इत्मीनान के साथ आप बने रहेंगे। तो इसमें अब हम ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर जो आया है, हम प्रत्येक मॉडल पेपर का मेंशन करते रहेंगे कि किस किस मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया। एक आया है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है।
तापमान, एक क्वेश्चन है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पहला दिया है ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसमें पहला नॉर्मलता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मलता। फिर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें ए और इसको बी मान लेते हैं। फिर इसमें द्रव्यमान, इस क्वेश्चन है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है नॉर्मलता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। सी वाला जो क्वेश्चन है आपका मोललता, और फिर आपका है डी जो क्वेश्चन है मतलब विकल्प है वो है मोलरता। तो हम पहले जानते हैं कि जो कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो कि तापमान पर नियंत्रण करते हैं तापमान पे। तो मैं आपको बता दूं मोलैलिटी, हमने एक दफे आपको इसमें क्वेश्चन आता है, कई दफे आता है क्वेश्चन, तो जिसमें भी वैल्यूम पाया जाता है, क्या पाया जाता है वैल्यूम, जिसमें भी आयतन पाया जाता है, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में आयतन पाया जाएगा वे सभी भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होंगे, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे। तापमान के बढ़ाने पर उनके वैल्यू में मान बढ़ेगा, मतलब उसमें चेंजेस आएंगे। तो नॉर्मलता हम जानते हैं कि जो नॉर्मलता है वो नॉर्मलता पर प्रभाव पड़ता है, क्या होता है नॉर्मलता पर प्रभाव पड़ता है इसमें, क्योंकि आयतन पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान में आयतन आ गया है, इसलिए आयतन आ जाने के कारण ये भी क्या होगा, इस पे सांद्रता से इकाई स्वतंत्र इकाई नहीं है। फिर आता है मोललता, तो मोललता का हम सूत्र जानते हैं, जो मोललता स्मॉल m इक्वल टू होता है वो क्या होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। अब ये केजी में दिया हुआ है तो यानी भार डब्ल्यू जाए, और मोलरता तो हम जानते हैं कि कैपिटल एम इक्वल टू होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसमें भी आयतन आ जाता है, विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने इसमें होता क्या है कि ये आपका जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर यानी तापमान पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आप इसमें देख रहे हैं सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी मोलरता भी है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा ये वाला होगा कि विलायक का भार केजी में दिया है, तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मोललता होगा। तो जो मोललता है, यदि आप मोललता पे तापमान को बढ़ाते या घटाते तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन इसमें लिखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन से देख रहे हैं एक एक करके। इसमें दिया हुआ है 2023 और 20 में एक क्वेश्चन आया है बहुविकल्पीय प्रश्न कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में आया है। तो इसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे 180 ग्राम जल में, तो मोल वाले सूत्र पे लगेगा। मोल बराबर 3 सूत्र हमने बता रखे हैं कि मोल बराबर भार बटे अड़भार, मोल बराबर कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, और मोल बराबर आयतन बटे 22.4 लीटर। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको दिया है कि जल का भार, तो इसमें दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो हल कर लें, वो छोटा सा लगेगा। तो जल का भार कितना दिया हुआ है, जल का भार 180 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 180 ग्राम। तो जल का भार कितना दिया हुआ है 180 ग्राम, और जल का अणुभार हम सभी लोग जानते हैं, जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार बराबर होता है 18 ग्राम। कितना होता है 18 ग्राम। H2O है, कितना है H2O, H2O का एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो 2 एकन्नम 2 प्लस 16 एकन्नम 16, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम यहाँ पर मोल का सूत्र जानते हैं, n बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, अणुभार को हम स्मॉल कैपिटल m से निरूपित करते हैं। तो अणुभार कितना दिया हुआ है आपको 180 दिया है, अणुभार भार कितना दिया हुआ है 180 ग्राम दिया है जल का, जल का भार कितना दिया है 18 दिया है। अब सिंपल तरह का क्वेश्चन है, इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 18 धम्मा 110, यानी n इक्वल टू 10 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मोल।
इसमें n इक्वल टू 10 मोल आपको सिंपल तरीके रख देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा, सी सही होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या है। तो शुद्ध जल की मोलरता पूछ रहा है, तो शुद्ध जल की मोलरता की जो भार मान लेते हैं, जो उसका शुद्ध जल है उसका हम भार मान लेते हैं 1 किलोग्राम। कितना मान लेते हैं, 1 किलोग्राम मान लेते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, तो मोलरता वाला फार्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए जी, इसमें क्या है कि इसमें जो विलेय है और जो विलयन है वो दोनों क्या है, जलीय है। हम इसको दोनों सवाल में मानते हैं, एक लंबा क्वेश्चन इसको हल करते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से इसको कर रहे हैं। तो विलेय की मोलक संख्या, आप पहले विलेय को मान लीजिए, विलेय यहाँ पर जल ही विलेय है और जल ही विलयन है। तो आप विलेय को क्या करेंगे, 1 किलोग्राम मान लीजिए। कितना मान लीजिए, मतलब 1000 ग्राम आप मान लीजिए कि जो जल है वो 1000 ग्राम है। तो भार इसका कितना है, 1000 ग्राम है। और जो जल का आड़भार होता है, वो जल का आड़भार हम जानते हैं कितना होता है, 18 होता है। तो मोलों की संख्या बराबर जानते हैं कि विलेय का भार बटे विलेय का आड़भार। तो विलेय यहाँ पर जल ही आपका विलेय है और जल ही आपका विलयन है। और जो विलयन का आयतन लेते हैं वो लीटर में है, तो हम 1 लीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर होगा क्या कि 1000/18 आएगा, और 1000/18 को जब आप कैलकुलेट करके लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 55.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55.56 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर आएगा ये आएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि 55.56 जो शुद्ध जल की मोलरता होती है, कई दफे क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको आप इस तरह से करके देख लेंगे। नोट करेंगे इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें और दिया हुआ है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 नंबर दिया। पहला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। यूरिया का जो सूत्र होता है और रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो आपका सूत्र होता है वो NH4NO3 होता है। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र NH4NO3 होता है। और आपका नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। अब आप जान लीजिए कि जो सोडियम क्लोराइड है, इसको भी आप जब भी वैद्युत अपघट्य वह होते हैं जो जल जिनको घोलने पर वो आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये भी आयन देगा, NaCl भी आयन देता है। यूरिया आपका यूरिया आयन नहीं देता है, ये NH2CONH2 जो होता है वो आयन के रूप में नहीं टूटता है। अमोनियम नाइट्रेट आपका ये भी आयन के रूप में टूट जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी आयन के रूप में H+NO3-2 के रूप में -1 के रूप में टूट जाता है। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो यूरिया होगा। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत होंगे। तो जो यूरिया है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें आप पूछ रहा है कि कौन सा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ये 2023 मॉडल पेपर CB वाले में आया है, ठीक है। अगला कह रहा है हिमांक का अनुमान सीधा अनुपात दर्शाता है। तो हिमांक का अनुमान और क्वथनांक का उन्नयन, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 गुण आते हैं, जिसमें से कई दफे ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो उसमें आपका दिया रहता है हिमांक का अनुमान, क्वथनांक का उन्नयन, पराश्रय दाब, और एक दे देगा उसमें में से कोई की पृष्ठ तनाव या कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा। मान लेते हैं कि पृष्ठ तनाव दे, तो पृष्ठ तनाव नहीं है, बाकी के हैं 4 हमने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, और पराश्रय एवं पराश्रय दाब, और जो आपका चौथा होता है वो होता है आपका क्या, वाष्प दाब वाला, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर आते हैं इसमें, 4 कैरेक्टर। अब इसमें आपका दिया कि हिमांक का अनुमान सीधा समानुपात दर्शाता है। तो किसके दर्शाता है, विलयन का मोल अंश के, की मोलरता के, की मोललता के, मोलरता के। तो मैं आपको जो इसमें ऑप्शन आता है वो मोललता के होता है। किसके समानुपात होता है, मोललता के समानुपात होता है। क्योंकि जो आपका हिमांक का अनुमान जो होता है वो KF होता है, डेल्टा TF इक्वल टू जो होता है रेसिप्रोकल होता है, किसके होता है, M के होता है। किसके, M के होता है। और यम क्या होता है आपका, मोलैलिटी होता है, MOLALITY, मोलैलिटी क्या होता है। तो इसको हम जब लिखते हैं डेल्टा TF इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है KF, और KF इनटू हो जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब होता है मोलरता, मोललता होता है। क्या होता है, मोललता होता है। अब यहाँ पर जो आपका ये वाला सूत्र आपने कई दफे देखा होगा, जहां पर होता क्या है कि यहाँ पर मोललता बराबर आप जानते हैं मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या
मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे विलायक का भार केजी में। तो ये होता है ना, और इसको हम चाहे और इजी करना चाहे तो हम ये सकते हैं कि मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या को, ये स्मॉल m इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या कैसे लिख सकते हैं, WS अपान MS, और बटे विलायक का बाहर केजी में, तो W सॉल्वेंट लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, W सॉल्वेंट। और चूंकि ये ग्राम में होता है तो किलोग्राम में होता है ना, तो इसको हमें किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये ग्राम में हो जाता है, किसमें होता है, ग्राम में होता है। अब ये इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि WS, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देते, WS इंटू 1000 और बटे MS इंटू W सॉल्वेंट, और ये किसमें हो जाता है, ग्राम में हो जाता है। तो ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये इक्वेशन मिल जाता है, ये इक्वेशन मिल जाता है। अब ये m के जगह पर ये इसको उठा के इसमें रख दे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरा फार्मूला ही निकाल लेते हैं, डेल्टा TS इक्वल टू KF इंटू m के जगह पर मोललता के जगह पर ये वाला पूरा लिख देते हैं, तो हो जाएगा WS इंटू 1000 और बटे MS इंटू W सॉल्वेंट, और ये आपका किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। तो ये वाला हम इसमें हिमांक का अनुमान का ये हमने क्या निकाल लिया, फार्मूला निकाल लिया। जो यहाँ से सवाल लगाते हैं, यहाँ पर WS आपका विलय का भार है, MS आपका विलय का भार है 1000 और W सॉल्वेंट आपका विलायक का भार है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहे हैं, तो हमारा जो होता है ये मोललता पर डिपेंड करता है, किसमें डिपेंड करता है, मोललता पे डिपेंड करता है, ना कि मोल अंश पे, ना कि मोलरता पे, और ना ही मोललता पे डिपेंड करता है। तो आपने इसको देखते रहेंगे, आप इसको नोट करते रहेंगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। और इसमें हम सोल्यूशन में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं आपके 2022-23 में क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, और उसको हम हेल्प कराएंगे, और जो भी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।